एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां लोग आदिवासियों की तरह जीवन बिताते हैं, पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए। उनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ भाले हैं और उनकी जिंदगी प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ी है। ये एक शानदार वेब सीरीज है जिसके पहले 3 एपिसोड हम पहले ही विस्तार से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम चौथे एपिसोड की कहानी को गहराई से समझाएंगे, जिसमें रोमांच, भावनाएं और युद्ध की तैयारियां एक साथ उभर कर सामने आती हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 4 की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हवाई के एक रहस्यमयी माहौल में होती है, जहां हम मोकू को देखते हैं। मोकू, कायमानू का पिता, एक सम्मानित और समझदार व्यक्ति है। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आता है, घबराया हुआ। वो बताता है कि काओ डिस्ट्रिक्ट का राजा कलानी मारा जा चुका है। कलानी की मृत्यु के बाद उसका बेटा केव अब नया राजा बनाया गया है। ये खबर तेजी से फैलती है और ओहाओ तक पहुंचती है, जहां का राजा काय किली है। काय किली एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक है जो हवाई की गद्दी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। जैसे ही उसे पता चलता है कि हवाई का राजा मर चुका है और उसका युवा बेटा केव अब शासक है, वो अपने सैनिकों को बुलाता है। काय किली अपने दरबार में गंभीर स्वर में कहता है, हमें अब ज्यादा समय नहीं है। हवाई का राजा मर चुका है और उसका बेटा अभी अनुभवहीन है। हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। हवाई को जीतकर चारों विरासतों ओहाओ, हवाई और बाकी क्षेत्रों को एक करना है। तभी उसके सलाहकारों में से एक सवाल उठाता है, महाराज, आपने पहले ओहाओ पर कब्जा किया और अब हवाई पर आक्रमण की बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि ये सब एक भविष्यवाणी का हिस्सा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप राजवंशों को खत्म कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? काय किली उसकी बात को टालते हुए गुस्से में कहता है, मैं राजवंशों को खत्म कर दूंगा और चारों विरासतों को एक कर दूंगा। ये भविष्यवाणी मेरे बेटे कुबेले के लिए है और वही इसे पूरा करेगा। वो अपने सैनिकों को तुरंत युद्ध की तैयारी करने का आदेश देता है। काय किली का बेटा कुपेले, जो दरबार में मौजूद है, अपने पिता के आदेश पर युद्ध की तैयारियों में जुट जाता है। कहानी अब हवाई किंगडम के कोहाला डिस्ट्रिक्ट में ले जाती है, जहां हम कायमानू को देखते हैं। कायमानू, मोकू की बेटी, एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। उसकी शादी पिछले दिन ही हुई है, लेकिन वो खुश नहीं है। तभी जॉन, एक विदेशी जो उसे अंग्रेजी सिखाता है, उसके पास आता है। वो पूछता है, कायमानू, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? कायमानू गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं गुफाओं में पैदा हुई थी, जहाँ मैं पूरी तरह आजाद थी। मैंने कभी धन दौलत की इच्छा नहीं की, सिर्फ आजादी चाहिए। लेकिन अब शादी के बाद मैं फिर से बंधन में हूँ। जॉन उसे समझाता है, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ भी यही होता है। औरतें शादी के बाद अपनी जिंदगी अपने पति के नाम कर देती हैं और पति उनकी रक्षा करता है, जैसे एक पादरी अपने चर्च की रक्षा करता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी है। इन फालतू ख्यालों को दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखेगा। कायमानू जवाब देती है, नहीं जॉन, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगी और मुझे गुफा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बातों में एक गहरी चाह और दृढ़ता झलकती है। वो अपनी आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भले ही उसे अपने पिता या समाज के खिलाफ जाना पड़े। नहर के किनारे हम कुपोही को देखते हैं, जो कायाना की यादों में डूबी हुई है। कायाना, जिसे वो प्यार करती है, 1 साल से ज्यादा समय से लापता है। वो उसका इंतजार करते करते थक चुकी है, लेकिन उसका दिल अभी भी कायाना के लिए धड़कता है। तभी नेमक, कायाना का दोस्त, उसके लिए खाने की चीजें लेकर आता है। कुपोही उससे कहती है, जब जब मैंने भगवान से हिम्मत मांगी, उसने तुम्हें मेरे पास भेजा। नेमक मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं कुपोही, तुम खुद एक योद्धा हो, तुम बहादुर हो। मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। आज रात मैं तुम्हारे लिए मछलियां लाऊंगा। उनकी बातचीत को नाई और उसकी पत्नी हेके देख लेते हैं। नाई गुस्से में कहता है, सबने मान लिया कि कायाना मर चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वापस आएगा। नेमक ऐसा बर्ताव करता है जैसे कायाना कभी आएगा ही नहीं। हेके कहती है, शायद कायाना सचमुच नहीं आएगा, लेकिन नाई जिद पर अड़ा है, वो जरूर आएगा। मुझे लगता है कि नेमक कुपोही को पसंद करता है। ये सीन कुपोही और नेमक के बीच बढ़ते रिश्ते और नाई के शक को दर्शाता है, जो आगे की कहानी में तनाव पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ जेमेंगा में हम कायाना को देखते हैं।
वो सुबह उठता है और देखता है कि टोनी उसका दोस्त गायब है। उसका बेड खाली है। कायाना परेशान होकर टोनी को ढूंढने निकल पड़ता है। वो वे के पास जाता है और पूछता है, टोनी कहाँ है? वे जवाब देती है, मुझे नहीं पता, मैं युद्ध क्षेत्र से भागकर यहाँ आई थी। समुद्र में भटकने के बाद मुझे ये जगह मिली। मैंने तुम्हारी बंदूकें बेच दी हैं, उन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन कायाना टोनी को ढूंढने पर अड़ा है। वो मार्ले से मिलता है, जो कहता है, मैंने टोनी को रात में बाहर घूमते देखा था, शायद वो कहीं चला गया। तभी कायाना को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो एक पर्दे के पीछे जाता है और देखता है कि वहाँ एक पिंजरे में कई गुलाम बंद हैं। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। तभी एक कैप्टन आता है जो इन गुलामों को जहाज पर ले जाने वाला है। कायाना उस पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह पीटता है। अचानक गोली चलती है और स्पेनिश पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। वे कायाना को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो चतुराई से भाग निकलता है। ये सीन कायाना की बहादुरी और गुलामों के प्रति उसकी सहानुभूति को दर्शाता है। हवाई के काओ डिस्ट्रिक्ट में एक नया तनाव पैदा होता है। एक आदमी बताता है कि राजा कलानी ने मरने से पहले अपना शासन अपने बेटे केव को सौंपा था, लेकिन युद्ध के देवता का पद अपने नाजायज बेटे कामाहा को दिया था। केव इस बात से गुस्से में आ जाता है। वो कामाहा से कहता है, तुम मेरे पिता की नाजायज औलाद हो। उन्होंने तुम्हें दरबार में पाला, लेकिन ये पद मेरा हक है। कामाहा शांति से जवाब देता है, आप महाराज हैं, मैं आपके आदेश मानूंगा, लेकिन पिता का हुक्म नहीं टाल सकता। केव गुस्से में कहता है, मैं अभी महाराज हूँ, मेरा हुक्म मानो। कामाहा साफ मना कर देता है और कहता है, युद्ध के देवता का पद मेरे पास रहेगा। अगर इसके लिए लड़ाई करनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। केव गुस्से में अपना एक दांत तोड़कर घोषणा करता है, मैं ये पद तुमसे लड़कर जीतूंगा। मोकू जो वहाँ मौजूद है कामाहा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम्हें ये पद मिला है, लेकिन इसके साथ बड़ा बोझ है। केव का कहना मान लो, नहीं तो बेवजह युद्ध होगा। लेकिन कामाहा अड़ेग है और कहता है, मैं किसी का नहीं मानूंगा, चाहे मुझे युद्ध ही करना पड़े। पवित्र पत्थर काहे मानूं? अपने पिता मोकू से पूछती है, क्या सच है कि कामाहा को युद्ध के देवता का पद मिला है? मोकू कहता है, हाँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा। अब केव और कामाहा में लड़ाई होगी। काहेमानू कहती है, मैं कामाहा से बात करूंगी ताकि वो ये पद छोड़ दे। मोकू उसे रोकता है और कहता है, तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारी जगह दूसरी पत्नियों के साथ है। लेकिन काहेमानू नहीं मानती। वो कामाहा के पास जाती है, जो नाहा के पवित्र पत्थर के पास बैठा है। काहेमानू कहती है, मैंने सुना है कि तुमने इस पत्थर को हिलाया था, जो कोई नहीं हिला पाया, इसलिए तुम ही वो महान योद्धा हो जिसकी भविष्यवाणी है। कामाहा हंसते हुए कहता है, ये सच नहीं है, मैंने पत्थर नहीं हिलाया। जब मैंने कोशिश की थी तभी भूकंप आया और लोगों ने गलत समझ लिया। मैं इसे दोबारा नहीं हिला सकता। काहेमानू कहती है, तुम्हें युद्ध के देवता का पद मिला है, सोच समझकर फैसला करो। कामाहा जवाब देता है, देवता मुझसे बात नहीं कर रहे। काहेमानू से समझाती है, वक्त आने पर देवता तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तब तक कोई गलत कदम मत उठाना। ये सीन कामाहा के अंदर की उलझन और काहेमानू की समझदारी को दिखाता है। जेमेंगा में स्पेनिश पुलिस वाले कायाना को ढूंढ रहे हैं। जहाज का कैप्टन पुलिस से कहता है, मैंने उसे नहीं देखा। पुलिस धमकाती है, झूठ बोला तो फांसी होगी। कैप्टन कहता है, मेरे जहाज की तलाशी लो। पुलिस चली जाती है। कैप्टन वे से पूछता है, कायाना कहाँ है? वे कहती है, वो टोनी को ढूंढ रहा है, तुम्हें उसका इंतजार करना होगा, वरना चंदन का व्यापार नहीं कर पाओगे। कैप्टन गुस्से में कहता है, मैं अपने जहाज को खतरे में डाल रहा हूँ। रात हो जाती है, लेकिन कायाना का पता नहीं। वे अपने कमरे में जाती है, जहाँ कायाना मिलता है। वो कहती है, तुमने क्या किया? सारी पुलिस तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा जहाज जा रहा है, घर जाओ। कायाना कहता है, मैं टोनी के बिना नहीं जाऊंगा। वो गुलामों की जगह जाता है, चाकू से रस्सियां काटकर उन्हें आजाद करता है। कैप्टन और सैनिक उस पर हमला करते हैं, लेकिन कायाना बंदूक से कई लोगों को मार देता है और आग लगा देता है। तभी उसे टोनी मिलता है, जो बुरी तरह घायल है। कायाना उसे लेकर नाव तक पहुंचता है और अपने जहाज पर चढ़कर भाग निकलता है। मार्ले उसे देखकर पुलिस को बुलाने जाता है, लेकिन कायाना बच निकलता है। कोहाला डिस्ट्रिक्ट में कुपोही कायाना को याद कर रही है। नमक मछलियां लेकर आता है, दोनों करीब आते हैं। कुपोही कायाना का लंबा इंतजार छोड़ नमक के साथ इंटीमेट हो जाती है। ये सीन कुपोही के अंदर की भावनात्मक उथल पुथल और नमक के प्रति उसके बढ़ते लगाव को दिखाता है। एपिसोड का अंत।
कायाना ने जो विद्रोह शुरू किया है उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ केव और कामाहा के बीच युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। काहेमानू अपनी आजादी की तलाश में है और कुपोही ने कायाना का इंतजार छोड़ निमक के साथ नया रिश्ता शुरू कर दिया है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही एक नई साइंस फिक्शन वेब सीरीज एक्सप्लेन करेंगे जो बेहद रोमांचक और डिमांडिंग है। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।